हेलो फ्रेंड, प्रोमिनेंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12th का विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर का पार्ट 3 करने वाले हैं। दोस्तों, हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं दोस्तों? पार्ट 3। इससे पहले मैं इस चैप्टर की 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उस 2 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप प्लीज़ उन्हें जाके देखें। और यदि फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, ताकि और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ठीक है, आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं इस चैप्टर पे। और जो मैंने कुछ क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है जिसके अंतर्गत क्या है, तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई। मतलब क्या कारण है कि तीसरी दुनिया के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, मतलब इसके क्या कारण थे, आइए जानते हैं दोस्तों। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिन पे हम चर्चा करते हैं। इसके आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, अच्छा क्वेश्चन ये इस प्रकार भी आ सकता है फ्रेंड्स कि तीसरी दुनिया के देश तो ठीक है, तो तीसरी दुनिया के देश के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो दोस्तों, तीसरी दुनिया के अंतर्गत जो है हमारे वो मतलब एशिया व अफ्रीका के देश आते हैं। मैंने क्या बताया? एशिया व अफ्रीका, यानी एशिया व अफ्रीका के जो देश हैं, ये जो कंट्री हैं अफ्रीका व देश के, वो आते हैं हमारी तीसरी दुनिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तीसरी दुनिया के अंतर्गत। और दोस्तों, जो तीसरी दुनिया के अंतर्गत आने वाले जो कंट्री हैं एशिया व अफ्रीका के, ये आर्थिक सामाजिक रूप से ये पिछड़े हुए थे। मैंने क्या बोला? ये आर्थिक सामाजिक रूप से क्या था फ्रेंड्स, इन देशों में विकास नहीं हुआ था। तो क्योंकि इनको अपने देश का विकास करना था, और यदि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन अगर नहीं अपनाते हैं, और ये यदि अगर दोनों गुटों में सोवियत संघ या अगर पूंजीवादी कंट्री के अंतर्गत अगर ये शामिल हो जाते हैं, तो शायद फ्रेंड ये अपनी आर्थिक या सामाजिक रूप से ये अविकसित ही रहते हैं और ये अपना विकास ना कर पाते हैं। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि जो तीसरी दुनिया के देश सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए देश थे। कैसे थे? बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए देश थे। उन्हें अपना सामाजिक व आर्थिक विकास करना था, इस वजह से उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। फ्रेंड्स, समझ आया? दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला आप सभी को कि जो तीसरी दुनिया के देश थे एशिया व अफ्रीका के, उन्होंने क्या, वो जो देश थे वो आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए देश थे। तो उनको अपने देश का आर्थिक व सामाजिक विकास करना था। तो आर्थिक व सामाजिक विकास करने के लक्ष्य से उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। ठीक है फ्रेंड, आइए इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं? क्या कारण ऐसा रहा होगा कि गुटनिरपेक्षता की नीति उन्होंने अपनाई? फ्रेंड, तीसरी दुनिया के देश गुटों में शामिल होकर युद्धों में उलझना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता है यदि वो अगर युद्ध में उलझेंगे तो वो अपना आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब कि जो तीसरी दुनिया के लोग, यानी तीसरी दुनिया के जो कंट्री थी, तीसरी दुनिया के देश अपने आप को युद्धों में उलझाना नहीं चाहते थे, उलझाना नहीं चाहते। ठीक है फ्रेंड, वो अपने आप को युद्धों में उलझाना नहीं चाहते थे, वो अपने देश का विकास करना चाहते थे। इसीलिए क्या करा उन्होंने? गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। ठीक है फ्रेंड, आइए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि तीसरी दुनिया के देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते थे। फ्रेंड, यदि आप समझिए, यानी कि ये जो कंट्रीज थी वो क्या चाह रही थी कि हम अपने निर्णय स्वयं लें, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये किसी के अंडर काम ना करें। यदि जो एशिया व अफ्रीका का देश है, यदि अमेरिका के साथ शामिल हो जाता, अमेरिका देश के साथ जुड़ जाता है सोवियत संघ के साथ, फिर ये अपना प्रभु संपन्न देश न रहते हैं और वे जो अमेरिका सोवियत संघ अपने हिसाब से इनसे कार्य करवाते, ये कार्य लेते हैं। तो जो एशिया और अफ्रीका के जो देश थे वो चाहते क्या थे? वही चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय वो ये स्वयं लें। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय क्या करें? ये
स्वयं लेना चाहते थे, किसी के अंतर्गत कार्य नहीं करना चाहते थे, सभी फैसले स्वयं लेना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या करा, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। ठीक है फ्रेंड, मैंने क्या बोला कि जो एशिया व अफ्रीका के जो देश थे, जो तीसरी दुनिया के देश थे, वो जो थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जो थे अपने स्वयं खुद निर्णय लेना चाहते थे, किसी देश के अंतर्गत रह के कार्य नहीं करना चाहते थे। इसलिए क्या करा, उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना ज़्यादा बेहतर समझा, इसके उपेक्षा, इसके मुकाबले कि वो अमेरिका या सोवियत संघ के साथ शामिल हो जाए। ठीक है फ्रेंड, आइए चौथे पॉइंट को समझते हैं। चौथे पॉइंट को आप इसमें किस तरह से लिखेंगे। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं तीसरी दुनिया के देश स्वतंत्र रूप से अपनी विदेशी नीति को बनाना चाहते थे, यानी कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो क्या चाहते हैं, मतलब अपनी जो विदेश नीति है उसका निर्माण करके स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहते थे, मतलब अपनी विदेश नीति वो खुद बनाना चाहते थे, किसी के अंडर रह के वो काम नहीं करना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज के लिए क्या करा उन्होंने, मतलब गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाए, इन्हीं की जो विदेश नीति है, ठीक है, विदेश नीति वो स्वयं बनाना चाहते थे, मतलब किसी के अंतर्गत अपना कार्य नहीं करना चाहते थे। इन्हीं की विदेश नीति का निर्माण करके, विदेश नीति का निर्माण करके वे अपने आप को कैसे, तो वे स्वतंत्र रखना चाहते थे, स्वतंत्र रूप से कह सकते हो, स्वतंत्र रूप से रहना, मतलब स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहते थे अपनी जो विदेश नीतियां हैं, यानी विदेश नीति का निर्माण जो है फ्रेंड, वे स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहते थे, रूप से लागू करना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड, मैंने क्या बोला आपको, पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको, दोबारा सुनिए। मैंने ये बोला एशिया व अफ्रीका के जो देश थे जो अभी विकास कर रहे हैं, जिन देशों में आर्थिक व सामाजिक जो समस्याएं थी वो बहुत बड़े स्तर पे थी, वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, तो वे अपना विकास करना चाहते थे, वो अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसे गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग रखना ज़्यादा बेहतर समझा और इस वजह से उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। दूसरा जो कारण था, सबसे बड़ा कारण वो ये था कि तीसरी दुनिया के देश अपने आप को युद्धों में झोंकना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि यदि वो किसी गुट में शामिल हो जाते तो दूसरी दुनिया उन्हें शंका की नज़र से देखता। तो इससे बचने के लिए क्या करा उन्होंने, अपने आप को स्वतंत्र या गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना ज़्यादा बेहतर समझा। वो ये चाहते थे तीसरी दुनिया के लोग कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो निर्णय स्वयं लेना चाहते थे, किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड, जो आप फोर्थ पॉइंट था वो हमारा विदेश नीति का निर्माण करके वे अपने आप को स्वतंत्र रूप से लागू करना चाहते थे, यानी कि वो जो भी विदेश नीतियां बनाना चाहते थे स्वयं किसी के अंडर में रह के वो विदेश नीति नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब पांचवा पॉइंट आप इसमें ये बता सकते हैं कि तीसरी दुनिया के देश दोनों गुटों से अलग रहकर शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे। कॉमन सी बात है फ्रेंड, यदि वो अमेरिका के साथ कोई कंट्री जुड़ जाती तो सोवियत संघ के लिए वो दुश्मन हो जाता, जो सोवियत संघ गणराज्य था उसके लिए वो क्या होता, दुश्मन होता उसकी नज़रों में। और यदि कोई भी देश जो है, यदि अमेरिका के साथ जुड़ जाता तो क्या होता, वो सोवियत संघ की नज़रों में क्या होता, बुरा होता, और अगर सोवियत संघ के साथ जुड़ जाता तो वो अमेरिका की नज़रों में बुरा हो जाता। तो इस कारण से भी उन्होंने अपने आप को गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, अपने आप को सेपरेट रखा, अलग रखा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वो गुटों से अलग रह के शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, यानी कि गुटों से अलग रहकर शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे। अर्थात उनका जो अंतिम फैसला था वो यही था कि वो बल्कि दोनों गुटों से लाभ कमाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि हम इनसे अलग रहकर हम क्या करेंगे, लाभ कमाएंगे। यानी गुटों से अलग रहकर शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे, बल्कि वे
लाभ कमाना चाहते थे, लाभ ठीक है फ्रेंड, समझ आया मैंने क्या बताया? मैंने ये बोला कि जो तीसरी दुनिया के देश थे वो ना किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वो शत्रुता को मोल नहीं लेना चाहते थे, ये नहीं कि वो दुश्मनी किसी देश से नहीं चाहते थे, इसलिए वो बल्कि ये चाहते थे कि उन देशों से अलग रह के वो क्या करें, लाभ कमाएं और अपना जो उनका लक्ष्य है वो साधें। ठीक है फ्रेंड, इसके पॉइंट में आप और भी बातें लिख सकते हैं। आइए ऊपर का रफ कर देते हैं, उसके बाद हम इसको लिखते हैं। तो फ्रेंड आप 6th पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि ये जो तीसरी दुनिया के लोग थे, यानी तीसरी दुनिया के जो देश थे, ठीक है फ्रेंड, जो तीसरी दुनिया के देश हैं वो अभी हाल ही में स्वतंत्र हुए थे, कह सकते हो हाल ही में स्वतंत्र हुए थे, और वे नहीं चाहते थे अपनी स्वतंत्रता फिर से खो देना। यानी हाल ही में वे क्या हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, और वे नहीं चाहते थे, और वे नहीं चाहते थे कि उनकी स्वतंत्रता खो जाए। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यदि वो सोवियत संघ के साथ जुड़ जाते हैं तो ये समझिए जो उनका कर्ता धर्ता होता वो कौन होता, सोवियत संघ होता, या वो अमेरिका के साथ जुड़ जाते जो उनका कर्ता धर्ता कौन हो जाता, वो सब जितने भी फैसले होते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका लेता। तो इस आधार पे वो ये चाहते थे कि अभी हम हाल ही में अभी हम आज़ाद हुए हैं, और यदि हम इन देशों के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी फिर से स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना ज़्यादा बेहतर समझा। फ्रेंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आइए फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि महाशक्तियाँ जो हैं, महाशक्तियाँ यानी कि अमेरिका और जो सोवियत संघ है वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? क्या कारण था जो महाशक्तियाँ थी वो छोटे देशों को अपने साथ रखती थी, उसके क्या कारण हैं? ठीक है फ्रेंड, तो आइए समझते हैं उसके कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिस कारण से महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखने का अपना निर्णय लिया। तो दोस्तों इसके उत्तर में आप ये लिख सकते हैं कि जो महाशक्तियाँ थी उनसे क्या होता था, उन्हें अब मतलब जो छोटे देशों के साथ, छोटे देशों के यहाँ पर वो अपने सेना का संचालन कर सकती थी। क्या कर सकती थी फ्रेंड? सेना का संचालन कर सकती थी तथा वे अपने हथियारों का भी संचालन वहाँ से कर सकती थी। ठीक है, मैंने क्या बोला मतलब सॉरी, शक्तिशाली जो महाशक्तियाँ थी छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए रख रही थी क्योंकि वे वहां से यानी उन छोटे देशों से वो अपने हथियारों, ठीक है, हथियारों व सैन्य या फिर कह सकते हो सेना का संचालन कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड, तो हथियारों व सेना का संचालन करने के लिए क्या था कि उन्होंने छोटे देशों के साथ अपना गठबंधन किया और उनको अपने साथ मिलाया। ठीक है फ्रेंड, आइए इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में आप इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें आप ये बता सकते हैं फ्रेंड कि जो महाशक्तियां थी उन्हें क्या छोटे देशों से जासूसी करवा सकते थे। वो क्या करा सकते थे? जासूसी, यानी जासूसी करवाने के लिए, किसके लिए? जासूसी करवाने के लिए जो बड़ी देश थे उन्होंने क्या करा, जो महाशक्तियां थी उन्होंने छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखा। क्यों? क्योंकि छोटे देशों के ऊपर कोई भी शक नहीं कर सकता था। इस कारण से उन्होंने ये बेहतर समझा कि छोटे देशों को यदि हम अपने सैन्य गठबंधन में शामिल कर लेंगे तो जासूसी करवा सकेंगे। फ्रेंड, और तीसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि जो महाशक्तियां थी छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखने का उसका एक अन्य महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि अगर आवश्यकता पड़ने पर दोनों ही महाशक्तियां जो आवश्यकता पड़ने पर वो क्या कर सकती थी, आवश्यकता
आवश्यकता पड़ने पर वो क्या कर सकती थी, वो उन देशों से यानी छोटे देशों से मतलब सैन्य खर्च यानी सैन्य खर्चा मांग सकती थी। ठीक है फ्रेंड, सॉरी ये बाहर थोड़ी आवाज़ आ रही है तो इस चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। खैर कोई नहीं फ्रेंड, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। तो फ्रेंड इसमें आप ये लिख सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर जो महाशक्तियाँ थी वो गठबंधन में शामिल देशों से क्या कर सकती थी, सैन्य खर्च मांग सकती थी, सैन्य खर्च आवश्यकता पड़ने पर मांग सकती थी। तो ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि जो महाशक्तियां और उनसे खनिज और अन्य चीज़ें को भी वो लाभ उठा सकती थी महाशक्तियां। इस कारण से क्या हुआ कि महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ अपना सैन्य गठबंधन रखती थी, ये उन्होंने रखा। तो फ्रेंड आगे अगला क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं वो ये है कि छोटे देशों ने शीत युद्ध के युग की मैत्री संधियों में, जो मैत्री संधियां हो रही थी आपस में, उन संधियों में महाशक्तियों के साथ अपने आप को क्यों जोड़ा। जो छोटे देश है, ये क्वेश्चन पहले वाले से क्वेश्चन से थोड़ा डिफर है, थोड़ा अलग है बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है कि छोटे देश जो हैं वो उसके क्या कारण थे, वो मतलब शीत युद्ध के युग की मैत्री संधियों में महाशक्तियों के साथ अपने आप को क्यों जोड़ा, इसका क्या कारण था फ्रेंड्स। तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे कारण थे जिस कारण क्या हुआ, छोटे देशों ने मैत्री संधियों में महाशक्तियों के साथ अपने आप को जुड़ाव मतलब किया, जिसके अंतर्गत आप बता सकते निजी हित के लिए, किसके फ्रेंड, निजी हित के लिए क्या करा, छोटे देशों ने अपने आप को यानी खुद को जो महाशक्तियों के साथ जोड़ा। ठीक है फ्रेंड, परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत जो विरोधी गुट थे, जैसे कि सोवियत संघ, यदि आप अगर अमेरिका में जुड़े हुए वो देश, तो जिसके विरोधी जो कंट्री है वो सोवियत संघ, तो उनके अपेक्षाकृत छोटे देशों ने क्या करा, महाशक्तियों के साथ अपने आप मतलब जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित के लिए किया। अपने निजी हित के लिए, अपना फायदा लेने के लिए उन्होंने क्या करा, महाशक्तियों के साथ अपना जुड़ाव किया। साथ ही साथ उनको सुरक्षा का वायदा मिला, यानी सुरक्षा के लिए भी आप कह सकते हैं, सुरक्षा के लिए भी उन्होंने अपने आप को महाशक्तियों के साथ अपना जुड़ाव किया। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने क्या बताया आपको, ये कुछ 2 कारण हैं जिस कारण से आप ये बता सकते हैं कि छोटे देशों ने शीत युद्ध के युग की मैत्री संधियों में महाशक्तियों के साथ अपने आप को क्यों जोड़ा। तो उसके कारण ये था, पहला कि निजी हित के लिए अपने आप को जोड़ा, अपने खुद के फायदे के लिए जोड़ा था। ठीक है, जिसके अंतर्गत वो दूसरी जो विरोधी देश थे उससे अपने आप को सुरक्षा के लिए भी उन्होंने उसके साथ जुड़ाव किया। ये कह सकते हैं दोस्तों, इन देशों को अपने प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ, जो इसके प्रतिद्वंदी देश थे, यानी अगर सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ, तो उसका जो प्रतिद्वंदी जो देश था वो था अमेरिका। वो कौन था फ्रेंड, अमेरिका। तो जो प्रतिद्वंदी जो देश था उसके खिलाफ सुरक्षा का वायदा ही नहीं मिला। क्या मिला, सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों ने अपने पड़ोसी देशों, ये जो देश थे यानी सोवियत संघ या ये छोटे जो देश थे, इन्होंने क्या करा, पड़ोसी देशों से होड़ की, मतलब। तो ये कह सकते हो कि कुछ कारण थे, ये 2 कारण थे जिस कारण से क्या हुआ, छोटे देशों ने अपने आप को महाशक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ा। ठीक है फ्रेंड, जिसके अंतर्गत एक पॉइंट था हमारा वो निजी हित के लिए जोड़ा, दूसरे पॉइंट में आप बोल सकते हैं सुरक्षा के लिए, इनको सुरक्षा का वादा मिला कि यदि आप हमारे साथ हैं तो आपको कोई भी देश आपको पे हमला नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।